पूरी दुनिया इस वक्त जिस बात से सबसे ज़्यादा चिंतित है वो है रशिया और यूक्रेन का लड़ाई, रशिया और यूक्रेन का वॉर। और कहीं ना कहीं हर किसी को चिंता है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज 85वां दिन है, यानी कि 85 डेज से लगातार ये लड़ाई चल रही है। और अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सिर्फ या रशिया और यूक्रेन नहीं बल्कि और भी देश इसमें किसी न किसी तरीके से शामिल हो रहे हैं, चाहे नाटो के सहभागी बनकर या और तरीक़ों से दूसरे देश भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वाकई एक बहुत ज़्यादा चिंतित दिशा में ये सब कुछ जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट कर्नल देवानंद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजस्थान संवाद से बातचीत करने के लिए। राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत और पूरी दुनिया अभी चिंतित है। रशिया और यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है और ज़्यादा देश आ रहे हैं। 85वां दिन आज चल रहा है। क्या कुछ आपको लग रहा है, क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी स्ट्रैटेजिक और डिफेंस में ही दी है, क्या कुछ आपको लग रहा है, आप इसे किस विजन से देखते हैं? जी, सबसे पहले जैसे आपने बताया कि 85वां दिन चल रहा है लड़ाई का, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत का जो स्टैंड इसके अंदर जो मोदी जी के मार्फत हम देखते रहते हैं वो ये है कि भाई जल्दी से युद्ध विराम होना चाहिए। पर यहाँ एक दो बातें मैं आपको क्योंकि इस युद्ध से लेकर के बताना चाहूँगा, क्योंकि ये युद्ध शुरू होता है तो उस समय इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि यूएसएसआर का वीक्टन 91 में होता है, जो अमेरिका द्वारा कराया गया था, जो सबको क्लियर है आज के दिन। और मेरा मानना था कि जिस दिन से लेकर के रशिया, क्योंकि यूएसएसआर का एक प्रमुख मेन कंपोजिशन था, तो उनको इस चीज़ का बदला लेना था कि कभी न कभी हमारी जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको हम सामान्य करें। पर उसी समय पे देखिए एक नाटो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अमेरिका अपना रोल अदा करता है, जो हज़ारों किलोमीटर दूर है वहाँ से। पर वो क्योंकि रशिया एंटी रशिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मार्फत वो दबाव बनाता है। धीरे धीरे देखा गया कि नाटो के अंदर करीब 15 देश और जुड़ चुके थे। और अभी जो यूक्रेन रशिया का बहुत एक पुराना हिस्सा रहा है, और उसको लेकर के जिस प्रकार से वो नाटो के अंदर शामिल करने की बात थी, और रशिया ट्राई कर रहा था कि भाई आपके साथ हमारे समझौते हैं, आप मेरे आसपास के जो हमारे पुराने देश हैं उनको आप नाटो में, हमारे नाटो का मतलब क्या है मैं आपके मार्फत बताना चाहूँगा। नाटो का मतलब ये है कि नाटो का जो कोई सदस्य देश है उसके ऊपर कोई भी दूसरा दुश्मन देश उन देशों के अलावा हमला करता तो पूरे नाटो मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे। यानी कि अगर कोई नाटो में रशिया के, और वैसे भी रशिया नाटो एंटी रशिया है, एंटी यूएसएसआर था, एंटी रशिया हो चुका है। तो उस नज़रिए से तो रशिया ने बोला कि भाई यूक्रेन तुम अब इनके साथ नहीं मिलोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और एक तरह बफर स्टेट का काम कर रहा था। यहाँ तक तो बात ठीक थी। बट नाटो ने और अमेरिका ने बंदूक चलाई, यूक्रेन के कंधे पे रखे। यूक्रेन के जेलेंस्की साहब हैं जो एक मैं मानता हूँ एक्टर का काम करते थे, उनको ऐसा कोई तजुर्बा नहीं था और वो उनकी बातों में आ गए। नतीजा क्या हुआ, 50वें दिन आज यूक्रेन तहस नहस हो चुका है। यूक्रेन वापस रिवाइव नहीं हो सकता साहब, इसको अगले 50 साल भी ये अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता, चाहे दुनिया बिलियन क्या ट्रिलियन डॉलर दे दे, क्योंकि पैसा वो चीज़ नहीं खरीद सकता जो देश के अंदर चलने के लिए ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जब ये हो गया, ख़त्म कर दिया। अब यहाँ देखिए जेलेंस्की साहब ने क्या किया। पुतिन साहब का क्लियर था कि भाई ये बफर स्टेट है, इसको छेड़ोगे नहीं। दुनिया नहीं मानी तो उसने कहा ओके मैं तेरे को ख़त्म करता हूँ। उसके ईस्टर्न यूरोप में, और यहाँ दो बातें और मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को। पहली चीज़ कि ये यूक्रेन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। यूक्रेन इम्पॉर्टेंट इसलिए कि रूस के पास ये सबसे इसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हुआ करते थे, जो 2000 के बाद 2011-12 के बाद रशिया को ट्रांसफ़र कर दिए। दूसरी चीज़ एक ब्लैक सी है जो रशिया का एकमात्र वार्म वाटर एरिया है, वार्म वाटर पोर्ट है, और वो एक बिल्कुल कोने पे मिल गया उसको। तो उसका जो स्ट्रेटेजिक था, जो ब्लैक सी के मार्फत वो पूरे दुनिया में जा सकता था, वो बंद हो गया था। ये दूसरा कारण था। तीसरा क्या था कि जब इसको क्रीमिया को रशिया ने 2006 में जब टेक ओवर किया, तो वो जो क्रीमिया हिस्सा था वो पुराना रशिया का था, यूएसएसआर का था, और ये यूक्रेन से था। तो क्रीमिया के अंदर इनका सेना का इन्होंने नेवल बेस बनाया रशियंस ने। इस बेस और जो लोग बाग थे उनका पानी मेन लैंड से कैनाल के जरिए आता था, जो यूक्रेन ने बंद कर दिया। तो ये दूसरा कारण हो गया। यूक्रेन पहले बोला मैं नाटो में जाऊंगा, दूसरा पानी बंद कर दिया। तीसरा इन्होंने क्या किया कि रशिया के पास जो गैस है साहब,
पूरे यूरोप को करीब 40% दुनिया की वो रशिया से जाती है पाइपलाइंस के थ्रू। वो जो गैस के ऊपर यूक्रेन ने पहले क्योंकि पुराने ज़माने से था इनका, अब कुछ वर्षों पहले उसने बोला कि मैं इस पर रॉयल्टी लूँगा क्योंकि मेरे देश के थ्रू जा रहा है। रशिया ने वो भी स्वीकार कर दिया। अब लास्ट जब इसने कहा कि मैं नाटो में जाऊँगा तो रशिया का वो जो कहते हैं उनके खुद के इंटरेस्ट हैं ख़त्म हो गए, उन्होंने हमला कर दिया और उसका आज अंजाम ये है। तो रशिया जब पूरी तरह से उस मोड पर आ गया जी, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि मोटिव आखिर क्या है। भाई 85वां दिन चल रहा है, पहले सोचा था कि आखिर ख़त्म हो जाएगा, 9 मई को ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मोटिव है क्या, रशिया का मन क्या है। देखिए साहब, जो मुझे लगता है, बाकी रशिया खुद ही बता सकता है, पर जो मुझे लगता है रशिया का मन ये था कि यूक्रेन को इतना दबाव बना दिया जाए, जो ब्लैक सी के जो उसके साउथ और ईस्टर्न हिस्सा था, पूर्वी और दक्षिणी, जो ब्लैक सी और रशिया से जुड़ा हुआ था, उसको कब्जा कर ले। ठीक है, और वो उसने कर लिया। पर अब उसके यहाँ के होने के साथ साथ उसने कभी उम्मीद नहीं की थी अब अमेरिका साहब अपनी जी जान लगाएगा। उसके नाटो अब टूटने के कागार पे हो रहा था बीच में, अब वापस उसके अंदर कुछ देश मिल रहे हैं। तो ये युद्ध रशिया तो ख़त्म करना बहुत जल्दी चाहता था और हमारी भी उम्मीद थी कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार अब अमेरिका और ये दूसरे लोग उसके साथ मिल गए हैं, अरे भी नाटो वर्सेस रशिया लड़ाई का रूप लेता जा रहा है और ये बहुत घातक हो सकता है। रशिया के एम जहाँ तक थे मुझे लगता है पूरे हो चुके हैं। अब 2 दिन पहले सुनने में आया कि फिनलैंड और अपना स्वीडन वो भी नाटो में अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत घातक स्थिति है साहब। पहले भी लोग कहते थे कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा, तो हम कहा करते थे कि न्यूक्लियर वेपन रशिया नहीं करेगा यूक्रेन में, क्योंकि उसके खुद के नागरिक हैं करीब 50-60%। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि स्वीडन के बॉर्डर पे ऑलरेडी यस, आप सही कह रहे हैं। जो अब स्थिति निकल के आ रही है 80 दिनों के बाद में और 80-90 दिन के बीच में, वो ये कि स्वीडन और नॉर्वे दोनों कह रहे हैं कि हम ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन करेंगे तो अब रूस के पास कोई चारा नहीं है। ज्वाइन करने से पहले अगर रूस हमला कर देता है तो नाटो इनके समर्थन में नहीं आ सकता है, पर अगर ये ज्वाइन कर लिया उसके बाद तो रूस गिर गया। तो अब मुझे लगता है कि अमेरिका का एकमात्र जो इरादा था कि नाटो को बचाओ, दूसरा अपने हथियारों को बेचो। ये बिजनेसमैन है साहब। अमेरिका ने सीरिया में क्या किया, इराक में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया। ये एक स्वार्थी लोग हैं जो अपने ओनली इकोनॉमिक्स देखते हैं और इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। अब ये जेलेंस्की जैसे, अब मैं तो ये नहीं कह सकता, पर उनकी बुद्धि को कहीं न कहीं ग्रहण लगा हुआ है कि वो अपने आदमियों की हत्या करा रहे हैं, अपने ही लोगों को मरवा रहे हैं, अपने देश का सत्यानाश करवा लिया। जो लड़ाई होगी फैसला अलग बात है, पर अमेरिका ने अब क्या किया, फिनलैंड इनको भी। अब ये जो हथियार बेचने का इसका जो आपने खुद ने कहा, कोरोना का जिक्र किया, कोरोना में सारा चौपट हो गया अमेरिकन वेस्टर्न लोग, ये जो वेपन इनकी जो लॉबी है। अब ये मौका था तो इन्होंने यूक्रेन को आगे किया, अब ये हथियार बेचने में लगे हुए यूक्रेन को सारे एवरी डे। और नतीजा क्या होगा, अब फिनलैंड और स्वीडन अगर नाटो के अंदर अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, अब रशिया ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आपने सही कहा कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स अपने डिप्लॉय कर दिए स्वीडन के बॉर्डर के करीब 24 किलोमीटर के आसपास। तो ये संकेत बहुत घातक हैं और मैं आज यहां आपके सामने कह सकता हूं, नागरिकों से बता सकता हूं, पहले जब मैं कहा करता था कि न्यूक्लियर वेपन रशिया इस्तेमाल नहीं करेगा, अब अगर ये स्वीडन और फिनलैंड अगर पीछे नहीं हटे, यकीनन न्यूक्लियर वेपन यूज किए जाएंगे मास डिस्ट्रक्शन के, बिकॉज रशिया अकेला इन 40 देशों से बिना न्यूक्लियर थ्रेट के वो इस्तेमाल वो नहीं कर सकेगा और बड़ी घातक स्थिति है। यहां पर भारत की जो रोल है, जो मोदी जी ने किया है, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे देश के फॉरेन ऑफिशियल्स को, हमारे नागरिकों को जो इस तरह समर्थन कर रहे हैं कि देखिए हमारी एक ही मांग है, रूस हो चाहे कोई भी दे, रूस हमारा सामरिक फ्रेंड रहा है, हम रूस के गलत कामों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यूक्रेन से भी कह रहे हैं, रूस से भी कह रहे हैं कि आप कृपया करके ये युद्ध विराम करें और शांति से काम करें। पर यहाँ रशिया को, भारत के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब हमारे स्टूडेंट्स को उन्होंने बाहर हम निकाल के लाए थे, आपको पता होगा, तो तिरंगा जो गाड़ी पे लगा के आया, दोनों देशों ने हमारे तिरंगे का सम्मान किया। ये बहुत बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ की तरफ इंडिकेट करती है कि हमारी लीडरशिप जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लीडर बन के उभरे हैं और सबसे बड़े शांति दूत बन के उभरे हैं और कहीं ना कहीं एक पूरे देश को भी बता रही है कि अच्छी लीडरशिप होने से क्या फ़र्क पड़ता है। और वहीं जब दूसरी तरफ हम यूक्रेन को देखते हैं तो वहाँ भी लीडरशिप क्राइसिस की वजह से ही सब कुछ खराब हो रहा है। आप सही कह रहे हैं। देखिए साहब, ये नया भारत है और नए भारत में नागरिकों ने नई लीडरशिप पैदा की है
और मोदी जी जैसी लीडरशिप के लिए तो मैं मानता हूँ ये सदियों में कई सदियों में कोई ऐसे महापुरुष आएंगे जिन्होंने एक, आप देखिए ना साहब, 370 हटाया, 370 सर्जिकल स्ट्राइक की, सेना को खुला हाथ दिया, डोकलाम के अंदर चीन को जवाब दिया, गलवान के अंदर चीन को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। आज चीन थर्राता है साहब, मैं आपको सही बता रहा हूँ, चीन की हिम्मत नहीं है। उसके बाद दुनिया की जो सारी एक नए भारत का रूप निकल के आया था इस यूक्रेन के इवेंट से पहले, आप देखिए हमारे साथ अमेरिका समझौते कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, हमारे साथ जापान कर रहा है, तो दुनिया में एक स्थिति देश की बहुत सम्मानजनक आई। पर जो कोरोना के दौर में जो हमारे लीडरशिप की आपने बात कही, मोदी जी का मैं प्रशंसक ही नहीं हूँ, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, ऐसे व्यक्ति देश का संचालन करते रहे। कोरोना में हमारे देश के 150 करोड़ लोगों को टीके नहीं दिए, दुनिया में भी इन्होंने टीके भिजवाए और एक सम्मान हमारे देश की एक स्थिति पैदा की। अब यूक्रेन में जो हो रहा है, आप देखिए स्थिति क्या है। अब जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसी मुद्दे को लेकर के बताना चाहूँगा कि पहले बाईपोलर चर्चा होती थी, फिर सुपर पावर, कोल्ड वॉर पहले था। अब ये ऐसी स्थिति आ गई है कि आज के दिन रशिया, चाइना और अमेरिका ब्लॉक, अमेरिका भी अब एक तरह, क्योंकि नाटो में फूट पड़ रही है टर्की के कारण, तो अब ये 4-5 ब्लॉक, पर उसमें एक आदमी कॉमन है, वो है मोदी जी और भारत। भारत की तरफ सारे लोग देख रहे हैं कि अगर युद्ध को कोई रुकवा सकता है, युद्ध का कोई परिणाम निकलवा सकता है। देखिए शुरू में जब युद्ध किया तो अगर उन सिविल नागरिकों को निकालने का था, सारी दुनिया हताहत होकर मोदी जी के पास आए, मोदी जी ने गुजारिश की और रशिया का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद कि हम भारतीयों का आप इतना सम्मान करते हैं, आपने पूरी दुनिया के सिविलियन नागरिकों को निकालने के लिए दिया। आज मोदी जी जिस प्रकार से इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक तरह संदेश दे रहे हैं, और मैं मानता हूं आखिर में आप देखिएगा ये युद्ध रुक जाता, पर अमेरिका जैसे चालबाज देश ऐसे हैं कि उनको तो सिर्फ अपने हथियार बेचने हैं, उसको तो रशिया को भी खत्म करने का प्लान है। क्यों? क्योंकि रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस डिपॉजिट है, पूरा का पूरा नॉर्थ पोल उसके पास है, पूरा इतना भंडार है। तो अमेरिका की साजिश तो कोई समझ ही नहीं सकता है। 91 में हम समझा करते थे कि ये यूएसएसआर को तोड़ करके कोल्ड वॉर को खत्म करके सुपर पावर बनना चाहता है, पर अब तो मुझे लगता है कि ये पूरे रशिया को खत्म करने के लिए सबको एक साथ कर रहा है, पर ऐसा होने वाला नहीं है। और मोदी जी का रोल और हमारे भारत की जो छवि निकल के आई है, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य मानता हूं कि ऐसा हमारा देश का एक नेतृत्व है और लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं साहब, क्योंकि हमारी जो नीतियां बहुत अच्छी, हमने किसी का पक्ष नहीं लिया है और अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन मोदी जी अब क्या है कि ये न्यूक्लियर वॉर से पहले अगर आप कहीं बीच में भूमिका अदा कर पाए तो हम सैनिकों के और देश के नागरिक भी आप पर उस गर्व को हम और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो उससे विनाशकार पूरी दुनिया का तहस नहस हो जाएगी सामने। वही उसी बात पे मैं आ रहा था कि अभी तक कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन अब जब न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर दिए हैं, फिनलैंड, स्वीडन भी इसमें आ गया है, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी सैंक्शंस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर होने की स्थिति में ऑलरेडी आ चुकी है चीज़ें। तो अब अगर ये चीज़ हो जाती है तो वाकई एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। जी देखिए साहब, आपने बहुत सही सवाल किया कि क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं। मैं एक सैनिक होने के नाते एक इस चीज़ पे स्टडी करते हुए मैं जितना मेरा ज्ञान है मैं बता सकता हूँ, वर्ल्ड वॉर होने की पूरा का पूरा बैकग्राउंड और वो ज़मीन तैयार हो चुकी है, जैसा मैंने अभी थोड़े आपको पहले बताया। पर इस वर्ल्ड वॉर और पुराने वर्ल्ड वॉर में अगर आपको याद हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है वो स्माइलिंग बुद्धा टाइप जो 2 बॉम्ब गिराए गए थे जापान के ऊपर, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। पर देखिए वो सिर्फ 2 थे, छोटे छोटे थे वो वर्ल्ड वॉर, और वो भी शायद अमेरिका की दादागिरी थी। और आज अमेरिका ने खुद नहीं गिरा रहा है, उसने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि अब रूस को अपना बचाव करने के लिए, और दुनिया भी मानती है कि भाई किसी भी देश के लिए उसके खुद के नागरिकों के हित सबसे सर्वोपरि होते हैं, और वो अपने सर्वोपरि, अगर रूस अपने आप को बचाने के लिए अपनी सामरिक जो पोजीशन है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए तो वो हो सकता है। अब जैसे वर्ल्ड वॉर की अब क्या है, देखिए फिनलैंड और स्वीडन चले गए, नाटो ऑलरेडी तैयार था, यूक्रेन ऑलरेडी बर्बाद हो रहा है, और टर्की ने अब रशिया की तरफ साइड कर ली है। टर्की दोनों की तरफ है, बट टर्की ये कहता है कि भाई मैं रूस से समझौते नहीं तोड़ सकता हूं। उसने क्वेश्चन किया है
फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में आना उसने अपोज किया है। और मैं यही आपको बता दूं दर्शकों को कि अगर कोई भी जो प्रेजेंट मेंबर है नाटो का, अगर वो उसका विरोध कर दे तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता। तो मैं तो इतनी इस पूरे अंधकार में एक किरण देख रहा हूं कि नाटो के अंदर टर्की बस मना कर दे और वो दोनों सम्मिलित नहीं हो और सद्बुद्धि दे दे, अगर वो ज्वाइन कर गए तो तय है दुनिया का चेहरा बदल जाएगा। और रशिया के पास अब कुछ चारा नहीं होगा। रशिया इतने देशों से अपनी जो कन्वेंशनल फोर्स है, जो वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं, वो उनको डील नहीं कर पाएगा और यकीनन बहुत घातक होने के संकेत हैं। और वर्ल्ड वॉर तो मैं मानता हूं दबे पांव ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बस अब इसको हम चाहें अभी रोक सकते हैं या नुकसान के बाद अपने आप सब ध्वस्त हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो वर्ल्ड वॉर बनने की दिशा में, वर्ल्ड वॉर होने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस वक्त इंडिया की लीडरशिप ही कहीं ना कहीं उसी की तरफ लोग देख रहे हैं जो इससे रुकवा सकती है। और एक बेहद चिंताजनक स्थिति में दुनिया है और मोदी जी की तरफ सबका इशारा है कि अगर वो चाहें तो इसे रुकवा सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। रशिया और यूक्रेन की स्थिति को पूरी तरह से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू विशाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और पूरी दुनिया तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि अगर भारत इससे रुकवाने में आगे आता है तो वाकई ये पूरी दुनिया का भला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।